नमस्कार साथियों। हमने पिछले अध्याय में राजस्थान के इतिहास के कालखंडों का अध्ययन किया। अब हम राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, जो अपना मूल बिंदु है, उस पे आते हैं। अभी आपने जो अध्ययन किया, कभी आपने ये सोचा कि भारत के जो पुरातात्विक जो स्थल है वो 1950 के बाद में ही ज्यादा अस्तित्व में आए? उनका उत्खनन 1950 और उसके बाद ही क्यों हुआ? तो इसके पीछे का मूल वजह ये थी कि जो भारत के प्राचीन जो पुरातत्व स्थल थे सिंधु घाटी सभ्यता के, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये भारत पाक के विभाजन के बाद में पाकिस्तान में चले गए। तो पाकिस्तान बार बार ये दावा करने लग गया कि हमारी जो संस्कृति है वो प्राचीन है, वो महान है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे सभ्यता स्थल हमारे यहाँ विकसित अवस्था में थे। भारत फालतू में ही दावा कर रहा है, उनकी कोई प्राचीनता नहीं है। तो इस तरह से भारत को इन क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए, इन अनर्गल आरोप प्रत्यारोपों का उत्तर देने के लिए भारत के लिए आवश्यक हो गया था कि वो भी अपने जो प्राचीन पुरातात्विक स्थल, ऐसी संस्कृति जो यहाँ विकसित हुई, उनका उत्खनन कार्य करवाए, उनमें रुचि ले। और इसी के तहत भारत के पुरातत्व विभाग ने अपना कार्य शुरू किया और अनेक प्राचीन पुरातात्विक जो स्थल है तो वो अस्तित्व में आए। तो इस वजह से आप देखोगे कि अधिकांश क्या, लगभग ही मानिए, जो प्राचीन भारतीय स्थल हैं उनका उत्खनन है 1950 और उसके बाद में हुआ है। तो ये था मुख्य आधार, ये मुख्य वजह थी जिसकी वजह से पुरातात्विक विभाग को उत्खनन की ओर ज्यादा उन्मुख होना पड़ा। उसके बाद में तो लगातार ही पुरातत्व विभाग के निर्देशन में, मार्गदर्शन में, उनकी देखरेख में उत्खनन कार्य लगातार जारी है। तो ये आधार। अब हम देखते हैं राजस्थान के जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल हैं उसमें हम लेते हैं कालीबंगा सभ्यता को। इसमें आप देख लीजिए कि मोहनजोदड़ो और ये चले गए तो भारत ने ये साबित कर दिया कि भारत की जो सभ्यता है वो प्राचीन है, क्योंकि भारत के जो पुरातात्विक स्थल है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से भी प्राचीन स्थल है, वो भारत में उत्खनन में सामने आए। तो भारत के इस जो दावे को बिल्कुल बखूबी पुष्टि मिली कि वास्तव में जो भारत दावा करता था कि उसकी जो सभ्यता है वो प्राचीन है, महान है, तो ये वास्तव में उन्होंने साबित कर दिया। और इस आधार पे पुरातत्व लगातार है वो कार्य में रत है। अब हम देखते हैं राजस्थान के पुरातत्व स्थलों में प्रमुख है कालीबंगा। कालीबंगा का पहले तो नामकरण आपको पता ही है कि यहाँ पर काली चूड़ियां पर्याप्त मात्रा में मिली है। और आप जानते हो कि पंजाब में चूड़ी को क्या कहते हैं, बंग कहते हैं, और इसी के कारण इसका नामांकन कालीबंगा रखा गया है। कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में है और ये घग्गर नदी के किनारे वर्तमान में प्राचीन दृष्टि और सरस्वती नदी थी, उनके किनारे ये सभ्यताएं विकसित हुई। और आज से लगभग कितनी 4000 ईसा पूर्व कौन सी नदी के किनारे? प्राचीन दृष्टि और सरस्वती नदी, जिसे वर्तमान में किस नाम से जाना है, घग्गर नदी क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, वहां ये विकसित हुई। और रेडियो कार्बन पद्धति से इसका जो समय है वो 3000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व है। तो सर्वप्रथम इसकी खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। घोष और घग्गर के क्षेत्र, अमलानंद घोष के बाद में इसके जो खुदाई है वो 1961 से 64 के बीच में बीबी लाल, पूरा नाम ब्रजवासी लाल, बीके थापर, पूरा नाम बालकृष्ण थापर, और एमडी खरे द्वारा यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ से उत्खनन में 5 स्तरीय सभ्यता अस्तित्व में आई। कितने स्तर हैं इसके? 5 स्तरीय। 8 स्तर है, ध्यान रखिएगा, 5 स्तर। 5 स्तर पर इसकी खुदाई की गई। तो उसमें पहला और दूसरा स्तर है वो तो सिंधु सभ्यता, मतलब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और उसके आसपास के जो स्थल खोदे गए थे वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे ही विकसित हुई थी, इसलिए उसको संपूर्ण रूप से एक नाम दिया गया था, वो था सिंधु घाटी सभ्यता। तो इसका जो प्रथम और दूसरा जो स्तर है वो तो उनसे भी प्राचीन है। पहला और दूसरा स्तर सिंधु सभ्यता से प्राचीन है। तीसरा, चौथा और पांचवा जो स्तर है वो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन है।
इस स्थल का नाम मैंने आपको बता ही दिया, तांबे की चूड़ियों की वजह से कालीबंगा रखा गया। यहाँ पर कालीबंगा में ही एक पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई है। अब कालीबंगा सभ्यता की प्रमुख विशेषता, एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता है। कौन सी सभ्यता है? आद्य ऐतिहासिक, मतलब इसमें लिखित सामग्री साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनको पढ़ा नहीं गया है। ऐसे जो इतिहास कालक्रम के जो समय आते हैं उसको हम किस में लेते हैं? आद्य ऐतिहासिक में। तो ये आद्य ऐतिहासिक काल की सैंधवकालीन है, सैंधवकालीन सभ्यता समकक्ष है, ताम्रयुगीन है और नगरीय सभ्यता है। सुव्यवस्थित नगर योजना का प्रमाण इसमें मिला है। बिल्कुल 5.5 से 5.5 फीट चौड़ी सड़कें हैं, वो संपूर्ण पर काटती हुई है। सड़कों के किनारे है वो पक्की नालियां बनी हुई है, जो एक सुव्यवस्थित नगरीय योजना को स्पष्ट करती है कि कितनी अच्छी व्यवस्था वो थी। नालियां हैं वो पक्की ईंटों की, लकड़ी की, दोनों की होती थी। इसके अलावा जो कालीबंगा है नगर है वो दो भागों में विभक्त है। एक तो दुर्ग और दूसरा है परकोटा। दुर्ग में राजा और उसका परिवार और उसकी सेना वगैरह रहती होंगी, और दूसरा जो परकोटे वाला क्षेत्र है जहां आम जन निवास करता होगा। तो ये दो भागों में विभक्त है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर 7 अग्निवेदियां, शतरंज और चौसर की गोटियां मिली है, बेलनाकार मुहूर यहाँ पे मिली है, स्केल यहाँ पे मिली है, मिट्टी का बना हुआ स्केल है वो मिला है यहाँ पे, जिसे अपन फुट बोलते हैं वो मिली है। इसके अलावा पशु बलि के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। हवन कुंड है वो हड़प्पा जो सभ्यता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता इसलिए कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले जो खोज हुई थी, खुदाई हुई थी, वो हड़प्पा की हुई थी। इसलिए पुरातात्विक स्थलों में ऐसा स्वाभाविक ही होता है कि यदि कोई पुरातात्विक स्थल सबसे पहले अस्तित्व में आता है और उसके पास जो पुरातात्विक स्थल अस्तित्व में आते हैं, तो सर्वप्रथम जिस स्थल की खोज की जाती है उनके नाम से उस सभ्यता का नाम रखा जाता है। इसलिए सबसे पहले हड़प्पा है वो सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया था, इसलिए उसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो ये हड़प्पा सभ्यता में 2 ही स्थल हैं जहां पर यज्ञ हवन कुंड मिले हैं, और वो कौन से हैं? कालीबंगा और लोथल गुजरात। इसके अलावा कालीबंगा से कपड़े में लिपटा हुआ उस्तरा मिला है, दाढ़ी कटिंग बनाने का उस्तरा मिला है। तंदूर का चूल्हा यहाँ पे मिला है। जले हुए चावल और कपास के साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण जो साक्ष्य यहाँ का जो मिला है वो जूते हुए खेतों के अवशेष मिले। ये महत्वपूर्ण साक्ष्य कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। सर्वप्रथम जूते हुए खेतों के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो वो है राजस्थान में कालीबंगा से मिले। और सर्वप्रथम पशुपालन के साक्ष्य जहां तक राजस्थान में हम बात करें तो वो है बागो सभ्यता भीलवाड़ा से। इसके अलावा यहाँ ऊंट की हड्डियां मिली है। ऊंट, गाय, बैल, इनके सभी पशुओं की हड्डियां मिली है, लेकिन घोड़े की हड्डियां यहाँ पे नहीं मिली है। इसके अलावा गेंडे के जो अवशेष हैं वो आमटी से मिले। वो इतिहास का क्वेश्चन है, वो आगे। तो ये था उनके कालीबंगा की जो सभ्यता है वहाँ पशुओं के बारे में, कि ऊंट उनका पालतू पशु था। इसके अलावा विशाल हुई वाले जो 2 जुड़वा सांड है उनकी मिट्टी की बनी हुई मूर्ति भी यहाँ से मिली है। मकानों की जहां तक हम बात करें तो ये लोग धूप में सुखाई हुई ईंटों का ही इस्तेमाल मकानों में करते थे, लेकिन कुओं और नालियों में वे पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन एक बात ये सोचने लायक है कि यहाँ से ईंट भट्टे पकाने के नहीं प्राप्त हुए। जो ईंट पकाने के जो भट्टे हैं उनके अवशेष यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये पकी हुई ईंट है वो दूसरे कहीं स्थान से मंगाते होंगे, लेकिन नालियों और कुओं में पक्की ईंटों का इस्तेमाल हुआ है। मकानों में सुखाई हुई, धूप से सुखाई हुई ईंटों का इस्तेमाल हुआ है, और मकानों की छत को ढकने के लिए बल्लियां और उस पर घास फूस डाल के मिट्टी डालकर छत कवर करने का जो है उनका तरीका था, वो साक्ष्य मिले हैं। केवलू, दक्षिण राजस्थान में जो केवलू से जो छतें बनते हैं, केवलू का यहाँ प्रयोग नहीं मिलता। केवलू का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता, इसमें कालीबंगा सभ्यता में नहीं बना। इसके अलावा मकान का जो मुख्य दरवाजा है वो मुख्य सड़क की ओर न केवल के गलियों की तरफ खुलता था। ये भी इनकी खासियत विशेषता है। और मकान के बाहर चबूतरे बने होते थे। आज भी अपने ग्रामीण क्षेत्रों में चबूतरे बने होते हैं मकान के बाहर दोनों साइड में, जहाँ लोग बैठे रहते हैं।
वो सिंधु घाटी सभ्यता से ही हो सकता है। हमारे आगे आगे चलते ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम तक पहुंचे हो। छतों पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। छतों पर चढ़ने के लिए लकड़ी की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था। इसके अलावा कब्रिस्तान मिले हैं, वहाँ एक कब्रिस्तान में एक बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद किए हुए हैं। पुरातत्ववेताओं का मानना है कि ये मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज के लिए किए गए हैं, ऐसा पुरातत्ववेताओं का मानना है। इसके अतिरिक्त संविधान की बात करें तो सिर है वो उत्तर में और पैर दक्षिण की तरफ रखे जाते थे शव के। जुगल है, समाधि और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी आहट कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा जो सिंधु लिपि की हम बात करें तो सिंधु लिपि है वो अभी पढ़ी नहीं गई है, इसीलिए हम आधे ऐतिहासिक काल में सिंधु इसको कालीबंगा के जो सभ्यता है उसको हम रखते हैं आधे ऐतिहासिक युग में। ये जो लिपि है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी, इधर से ऐसे, इधर से इधर बढ़ा जाता था। ये तो जनरल हम बाएं से दाएं बढ़ते हैं, लेकिन इसमें दाएं से बाईं तरफ बढ़ा जाता था। वस्त्रोफेजन लिपि इसे कहते हैं, अभी पढ़ी नहीं गई है। भूकंप आने से प्राचीनतम साक्ष्य भी यहाँ पे मिले हैं, जिससे यहाँ के पाक सिंधु सभ्यता का जो अंत है वो माना जाता है। पाक सिंधु सभ्यता यहाँ जो विकसित हुई थी वो भूकंप की वजह से समाप्त हुई हो, ऐसा पुरातत्ववेताओं का मानना है। यहाँ से मातृ देवी की जो सर्वाधिक मूर्तियां मिली है, जिसके बारे में भी पुरातत्ववेताओं का ये मानना है कि हो सकता है उस समय जो परिवार हो वो मातृ सत्तात्मक रहे हों। अब अगली जो सभ्यता है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता उदयपुर में आयड़ नदी के तट पर, उदयपुर में आयड़ नदी के तट पर विकसित हुई थी। यहाँ से 4000 वर्ष पुराने प्रस्तर युगीन सभ्यता, पाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष हैं वो प्रकाश में आए हैं आहड़ से। इसका समय रेडियो कार्बन विधि से हम देखें तो वो है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व, जो ताम्र पाषाण काल का है, ताम्र पाषाणकालीन समय है। इस सभ्यता के दो कालखंड है। पहला जो कालखंड है वो ताम्र युगीन सभ्यता का है और दूसरा कालखंड है वो लोह युगीन सभ्यता का है। क्योंकि युग है वो तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन जो मानव विकास जो क्रम है वो तो लगातार चलता रहता है। ये तो है नहीं एक युग के साथ समाप्त हो गया फिर नया। तो पहला जो कालखंड है ताम्र युगीन, उसके बाद में ये लोह युगीन सभ्यता में प्रवेश कर गई। सर्वप्रथम इसकी खोज 1953 में अक्षय कीर्तिव्यास ने की थी। अक्षय और आहड़, तो सर्वप्रथम 1953 में इस सभ्यता की खोज अक्षय कीर्तिव्यास ने की। तत्पश्चात 1956 में इसका रतन चंद्र अग्रवाल है और 1961-62 में एच डी सांकलिया, हसमुख धीरजलाल सांकलिया के निर्देशन में यहाँ उत्खनन कार्य हुआ। आहड़ का जो प्राचीन नाम था वो धूलकोट था। धूलकोट क्यों? कि एक धूल के विशाल टिल्ली में मिली थी, इसलिए धूलकोट। धूल का कोट माने किला, धूल का किला माने टिब्बा जो होता था वो धूलकोट, इस वजह से इसका नाम दिया गया धूलकोट। एक धूल के टिब्बे में डली हुई मिली थी, धूलकोट यानी धूल का टिल्ला। इसका दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी है, क्योंकि यहाँ ताम्र के उपकरण भी बहुत भारी मात्रा में मिले, औजार और पर्याप्त मात्रा में मिले। इसके अलावा इसे 10वीं 11वीं शताब्दी में आगाटपुर या आगाट दुर्ग भी कहता है। 3 नाम आ गए, याद रखिएगा, धूलकोट, ताम्र नगरी और आगाटपुर या आगाट दुर्ग। 11वीं 12वीं शताब्दी में इसे आगाटपुर या आगाट दुर्ग कहा जाता था। उत्खनन में मृद भांड यहाँ पर सर्वाधिक मिले। इसके अलावा 8 स्तर मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता में 5 थे और यहाँ पर कितने स्तर मिले हैं? बस्तियों के 8 स्तर मिले, जिसमें जो चौथा स्तर है उसमें 2 तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। चौथे स्तर में 2 तांबे की कुल्हाड़ी मिली है। उत्खनन में मृद भांड सर्वाधिक मिले। जो आहड़ सभ्यता को काले लाल मृद भांड वाली जो संस्कृति थी, काले लाल मृद भांड वाली जो संस्कृति थी उसका प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं। अनाज रखने के लिए भी वहां उस समय अनेक पात्र बने हुए मिलते हैं, जैसे आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाते हैं, हालांकि बहुत कम हो गए आधुनिकता की वजह से। प्राचीन मिट्टी के जो ओबरे या ओबरी बनाते थे तो पहले मिट्टी के बनाए जाते थे, फिर गोबर से लेप दिए जाते थे, तो वैसे पात्र वहां भी मिले हैं आहड़ में, जिन्हें ओबरी, सोहरी, कोठी, कोठे, गोरे और ओबरा इन नामों से जाना जाता था। यहाँ उत्खनन से प्राप्त ठप्पे प्राप्त हुए।
ठप्पे जो लगाने के कपड़ों पे ठप्पे लगाते हैं वो प्राप्त हुए हैं। तो उनके अनुसार पुरातत्ववेताओं का मानना है कि यहाँ जो रंगाई छपाई का उद्योग था वो विकसित अवस्था में था। पूजा की थाली यहाँ पर मिली है। इसके अलावा यहाँ 3 मोहरें मिली हैं जिन पर एवं पलित्सा थॉमसन ये 3 नाम अंकित हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पुटअप हो सकता है गहराई से, यदि कोई पूछा जाता है क्वेश्चन तो वहां पुटअप हो सकता है। ये क्या है? 3 शवों को आभूषणों के साथ दफनाते थे। यह सभ्यता बनास नदी घाटी में विकसित हुई, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं, क्योंकि बनास और उसकी सहायक नदियों के किनारे यह विकसित हुई है, इसलिए इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। अब हम अगले लेते हैं बैराट। बैराट राजस्थान में बौद्ध धर्म का प्राचीन जो स्थल है वो है। बैराट प्राचीन मत्स्य जनपद है, उसकी राजधानी जिसका वर्तमान नाम विराटनगर है, जहां विराटनगर के राजा के यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास का समय व्यतीत किया था। तो वो है बैराट। बैराट है वो विजय की पहाड़ी, भीम डोंगरी और महादेव जी की डोंगरी पर सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन एवं मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। मतलब सिंधु घाटी से लेकर मौर्य आधुनिक काल तक लगातार स्थल है। तो ये काफी महत्वपूर्ण स्थल है राजस्थान का और बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। लौह युगीन सभ्यता का समय इसमें 600 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक बैराट में लौह युगीन सभ्यता थी। ये इसका कालक्रम नहीं है बैराट का, ये बैराट में जो लौह युगीन सभ्यता थी उसका कालक्रम है 600 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। सन 1937 में दयाराम साहनी द्वारा यहाँ पर वृहत स्तर पर उत्खनन कार्य करवाया गया। तत्पश्चात 1962-63 में नीलरतन बैनर्जी और कैलाश नाथ दीक्षित के निर्देशनों में यहाँ उत्खनन कार्य करवाया गया। यहाँ से हिंद यूनानी संस्कृति के अवशेष मिले हैं। ध्यान रखिएगा, हिंद यूनानी जो संस्कृति है उसके यहाँ पे अवशेष मिले हैं। यहाँ पर 36 चांदी के सिक्के मिले हैं, जिसमें 8 पंचमारक चांदी के सिक्के हैं और 28 जो सिक्के हैं वो हिंद यूनानी शासक जो मिनेंडर है उनके प्राप्त हुए हैं। एक कपड़े में लपेटकर मृद भांड में डाले हुए मिले हैं। और ये जो कपड़ा है ये भी राजस्थान में कपड़े का प्राचीनतम साक्ष्य, जिसमें कपड़े में लपेटे हुए मिले हैं, वो कपड़े का साक्ष्य जो है वो भी राजस्थान का प्राचीनतम कपड़े का साक्ष्य है। तो ये थे 36, 8 पंचमारक, ये 28 मुद्राएं जो सूती कपड़े में लपेट कर मृद भांड में मिली हैं। इसके अलावा यहाँ पर मठों, स्तूपों, भवनों में ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ से एक गोल मंदिर है, अशोक के स्तंभ के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। गोल मंदिर आप कभी जाओ तो बैराट की पहाड़ियों में, वहां पर आज भी बिल्कुल उसी स्थिति में है। उनमें बड़ी बड़ी लाल लाल ईंटें हैं लगी हुई है और गोल रूप से वो बनाया हुआ है, क्योंकि पहले बौद्ध धर्म है उनमें प्रतीकों की पूजा होती थी। चतुर्थ बौद्ध संहिता में इनकी महायान जो बौद्ध धर्म है हीनयान और महायान में पृथक रूप से विभक्त हो गया था। और महायान जो संप्रदाय है उन्होंने भगवान बुद्ध को विष्णु का अवतार मानकर उनकी मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था। इससे पहले तक बौद्ध धर्म में केवल प्रतीकों की ही पूजा होती थी। तो वो गोल मंदिर प्रतीक के रूप में है, बैराट की पहाड़ियों में है। तो यहाँ से अशोक के स्तंभ के अवशेष भी मिले हैं। बैराट के पास भाबरू स्थान है, वहां से अशोक का शिलालेख मिला था। भाबरू शिलालेख वहीं से मिला था, जिसमें अशोक को बौद्ध धर्म में पूर्ण विश्वास होने का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, मुझे जानकारी मिलती है। उससे ये भाबरू जो अभिलेख है वो ये सिद्ध करता है कि अशोक बौद्ध धर्म ही मानता था। और इसमें अशोक स्वयं कहता है कि मैं बुद्ध धर्म और संघ में अटूट विश्वास रखता हूँ, ये भाबरू अभिलेख में कहता है। और ये भाबरू अभिलेख वर्तमान में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में सुरक्षित है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में ये भाबरू अभिलेख सुरक्षित है। 1837 में यह अस्तित्व में आया था। चीनी यात्री ह्वेनसांग जो था, जिन्हें नीति का पंडित कहा जाता है, यात्रियों को जिन्हें राजकुमार कहा जाता है, जिन्होंने जालौर की भी यात्रा की,
भीनमाल, जालौर की यात्रा की, भीनमाल की, और भीनमाल की यात्रा के बाद में उन्होंने बेराट की भी यात्रा की थी, और उन्होंने अपना जो यात्रा वृत्तांत है, जो अपना प्रसिद्ध ग्रंथ सियूकी है, उसमें दिया है। तो उसमें उन्होंने जो बेराट है उसके लिए पारयात्र शब्द का प्रयोग किया है। यहाँ के बैल और भेड़े हैं वो प्रसिद्ध बताई है उन्होंने। वरद संहिता के लेखक जो वरामीर है, उन्होंने भी जनपदों में मत्स्य जनपद का उल्लेख किया है। इसी प्रकार मनुस्मृति में भी प्रमुख जनपद के रूप में मत्स्य जनपद का उल्लेख हुआ है, जिसकी राजधानी बेराट थी। तो ये थी बेराट की सभ्यता, उनके मुख्य मुख्य जो क्वेश्चन जो पुट किए जा सकते हैं ये। अब अगली जो सभ्यता है वो है गिलोंड सभ्यता। गिलोंड सभ्यता है वो राजसमंद में और बनास नदी के तट पर विकसित हुई। यह 2 टीलों, जिसे स्थानीय भाषा में लोग मोडिया मगरी कहते हैं, राजसमंद जिले के गिलोंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों, जिसे स्थानीय लोग मोडिया मगरी कहते हैं, के उत्खनन के फलस्वरूप 8 संस्कृति से जुड़ी यह सभ्यता उद्घाटित हुई, जिसे बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है, क्योंकि बनास और उसके सहायक नदियों के किनारे जो भी संस्कृति विकसित बनास संस्कृति थी। 1957-58 में श्री बी लाल के निर्देशन में और तत्पश्चात 1998 से लेकर 2003 के मध्य दक्कन कॉलेज पुणे के प्रोफेसर थे वीएस सिंधे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका ध्यान रखिए कि ग्रेगरी पोशल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया, जिससे ताम्र युगीन जो सभ्यता है वो अस्तित्व में आई, उसके अवशेष मिले। रेडियो कार्बन तिथि के आधार पर इसका जो समय निर्धारण है वो 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। यहाँ 5 प्रकार के मृत भांड मिले हैं, 5 प्रकार के मृत भांड मिले। इसके अलावा हाथी दांत की चूड़ियां, गेहूं के दाने, तांबा से बने अस्तर, पकी हुई ईंटों के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। अब हम देखते हैं गणेश्वर की सभ्यता। गणेश्वर है उसको पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है और सीकर जिले में नीमका थाना तहसील में कांटली नदी के तट पर गणेश्वर नामक स्थान से इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं। यह ताम्र युगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसकी खोज रतनलाल अग्रवाल व विजय कुमार के निर्देशन में 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के अवशेष मिले। उनके निर्देशन में दोनों की खुदाई हुई और 2800 ईसा पूर्व की जो सभ्यता है वो हमारे सामने आई। गणेश्वर में जो है वो तांबे की वस्तुएं प्रचुर मात्रा में मिली है, आयुध और उपकरण भी तांबे के प्रचुर मात्रा में मिले और प्रचुर शुद्धता के साथ मिले। मतलब 99% तांबा है इन ये जो उपकरण और आयुध मिले हैं उनमें। इसलिए भारत की ताम्र युगीन सभ्यता की जननी इसे कहा जाता है। 99% तांबा बोले बहुत शुद्ध तांबा मिला है यहाँ से जो बर्तनों और आयुधों में, इसलिए इसे भारत की ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, महत्वपूर्ण है ये, ध्यान रखिएगा। काले और नीले रंग के जो मृत पात्र थे जिन्हें कपिसूरणी मृत पात्र कहते हैं वो भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इसके बाद में हम लेते हैं भीनमाल ले लेते हैं। भीनमाल जालौर जिले में भीनमाल में 1953 ईस्वी में रतनलाल अग्रवाल द्वारा उत्खनन कार्य करवाया गया। उत्खनन में शक क्षत्रपों के सिक्के, यूनानी दोहस्ती सुराही, रोमन एफेरो मानी सुरापात्र इत्यादि मिले। ये 3 महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। शक सबसे पहले भीनमाल में ही तो आए थे, मध्य एशिया के रहने वाले थे। शक सबसे पहले भीनमाल में ही वो आए और तो वहां उनका स्वाभाविक है। और शक की रहट और बावड़िया भारत में लेके आए थे, ये हम पहले पढ़ चुके। तो यहाँ शक शत्रु के सिक्के, यूनानी दुहस्ती सुराही, रोमन एफेरो सुरापात्र इत्यादि मिले हैं। प्राचीन काल में भीनमाल को श्रीमाल के नाम से जाना जाता था। शिशुपाल वध के रचयिता महाकवि माघ का कार्य क्षेत्र यह था, जन्मस्थली यही थी और कार्य क्षेत्र यह था। और गुप्तकालीन विद्वान ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया उनका जन्म स्थान भी यही था। चीनी यात्री ह्वेंसान ने भीनमाल की यात्रा की थी। तो इस तरह से हमने इन सभ्यताओं का अध्ययन किया। चैप्टर काफी लंबा हो गया है, शेष का अध्ययन हम अगले अध्याय में करेंगे।